हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 82.14% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की कुल साक्षरता दर जो है वह है आपका 74.04% है। भारत की कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर जिसमें की है 82.14% और महिला साक्षरता दर जो है 65.46% है। 2001 की जनगणना में कुल 2001 की जनगणना में कुल साक्षरता दर 64.8 थी, यानी 10 साल में लगभग 9% की वृद्धि हुई। सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वह केरल राज्य की है, जहां पर 94% साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार राज्य का है, 63.82% है बिहार राज्य का साक्षरता दर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दीपोर झील जो है जो कि असम में है, असम की गुवाहाटी के पास है और यह रामसर स्थल है, यह सही है। सांभर झील जो है राजस्थान में है और यह भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान में, यह भी सही है। रोपर झील जो है पंजाब में है और सतलुज नदी पर बनी झील है, पंजाब में स्थित है, तो यह भी सही है। हरिके झील केरल दिया हुआ है, परंतु हरिके झील जो है यह भी आपका पंजाब में है, पंजाब में ना कि केरल में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म छांटना था तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, भारत का राष्ट्रगान क्या है। तो जनगण मन है। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनगण मन जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। बाद में इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया। इसे पूरा गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। बाकी ऑप्शन में त्रिपुरी अधिवेशन, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया के बीच विवाद भी था इसमें। कलकत्ता अभी हम लोग पढ़े हैं तो बेलगांव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में हुआ था और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इसलिए बेलगांव अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे कम लिंगानुपात जो था 2011 जनगणना के अनुसार वो था ऑप्शन सी हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंगानुपात था। सबसे अधिक किस राज्य का था। तो सबसे अधिक जो था वह केरल राज्य का था। हरियाणा का था 879 और केरल का था 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसतन लिंगानुपात कितना था। तो 943 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष था। सबसे कम लिंगानुपात अभी हम लोग पढ़े हरियाणा राज्य का था 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। सबसे अधिक लिंगानुपात था केरल राज्य का, केरल में 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैरोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता और तरंग मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर की बात करें तो वाहन द्वारा तय गई दूरी मापने के लिए होता है। और ऑडियोमीटर की बात करें तो सुनने की क्षमता जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा है कि काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई
मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काला घोड़ा कला उत्सव हर साल मुंबई में आयोजित होता है या भारत का सबसे बड़ा मुक्त कला उत्सव है। पहली बार इसका आयोजन 1999 में हुआ था। इसमें साहित्य, नृत्य, संगीत, थिएटर, फोटोग्राफी, फिल्म डिजाइन और कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। उत्सव का नाम मुंबई के काला घोड़ा इलाके पर पड़ा है जहां यह आयोजित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। आपसे पूछा है किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल उत्सव। हार्नबिल त्योहार नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। इसे हर साल 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, के पास किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। यह त्योहार नागालैंड की सभी जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, नृत्य, संगीत और व्यंजन को प्रदर्शित करता है। मणिपुर में संगाई उत्सव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा और करची मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और सिक्किम में लोसार और भूमचो उत्सव मनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 1945 में हुई थी, और यह 1946 से कार्य कर रहा है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जावा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जावा पर्व झारखंड की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह विशेष रूप से प्रजनन क्षमता, संतान प्राप्ति और बेहतर भाग्य के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इस पर्व में व्रत रखती हैं और खेतों की उर्वरता तथा परिवार की समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। बाकी बात क्या हो रही झारखंड की, तो इस राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। राजधानी है इसकी रांची। जिलों की संख्या है 24। प्रमुख त्योहार जो यहाँ का है वो है कर्मा, सरहुल, सोहराई, तुसु, जावा आदि। प्रसिद्ध नृत्य है छऊ। नृत्य की अमूर्त संस्कृति धरोहर में भी शामिल है यह। और प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है बेटला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू टाइगर रिजर्व या यहीं पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लुई नगाई नी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। लुई नगाई नी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लुई नगाई नी मणिपुर का एक प्रमुख नागा जनजातीय त्योहार है। यह हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। इसे बीज बुआई का त्योहार भी कहा जाता है। इस अवसर पर नागा समुदाय पारंपरिक नृत्य, गीत और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ताकि फसल अच्छी हो और समृद्धि आए। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा भी दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भीमबेटका पुरा पाषाण काल का प्रसिद्ध भीमबेटका, जो कि पुरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल है, भारत किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थल पुरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की मानव सभ्यता के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की गुफाओं और शैल चित्रों में शिकार, नृत्य, पशु और सामाजिक जीवन का चित्रण है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है 2003 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में गयासुद्दीन बलबन ने दरबार की शानो शौकत और कठोर राज दरबारी अनुशासन की परंपरा शुरू की। उसी ने नौरोज उत्सव मनाने की प्रथा भी प्रारंभ की। नौरोज फारसी परंपरा का त्योहार है जो बसंत ऋतु और नए साल के आगमन पर मनाया जाता है। बलबन फारसी सभ्यता और संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित था और उसने इसे अपने दरबार में अपनाया। ऑप्शन में दिया गयासुद्दीन तुगलक, तो तुगलक वंश का संस्थापक था या भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती संगम पर, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे।
उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ कुंभ के नाम से जान प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है समानता 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। आपसे पूछा है कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के अटॉर्नी जनरल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत स्थापित किया गया है। किससे? तो अनुच्छेद 76 के तहत स्थापित किया गया है। अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की पात्रता रखते हैं। वे भारत सरकार को कानूनी मामलों में पर परामर्श देते हैं और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्धारित किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 43 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह कहता है कि राज्य को सभी कार्मिकों के लिए निर्वाह, मजदूरी, सम्मानजनक कार्यदशाएं और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। इसका उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। अनुच्छेद 41 जो दिया है या रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 42 प्रसूति, अवकाश और मानवीय कार्य से दशाएं संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जिसका कार पीरियड था 1880 से 1884 ईस्वी को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1882 की स्थानीय स्वशासन संबंधी संकल्प के माध्यम से निर्वाचित स्थानीय निकायों की नींव रखी। उसके तहत नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। उद्देश्य था लोगों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देना और स्वशासन की दिशा में पहला कदम उठाना। बाकी बात करें लॉर्ड इरविन की तो 1926 से 1931 तक गांधी इरविन समझौते के प्रसिद्ध। लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो चौराचरी कांड और काकोरी कांड इन्हीं के समय ये वायसराय थे 1921 से 1926 तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शौकत अली। शौकत अली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। इसका उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की स्थिति और पवित्र स्थलों की रक्षा करना। भारत में यह आंदोलन मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था और महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो सके। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन 1920 से जोड़ दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। आपसे पूछा किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसे कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम तो कर रहा होता है लेकिन उसका योगदान उत्पादन में शून्य या बहुत कम होता है। यानी यदि उस व्यक्ति को काम से हटा भी दी जाए तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में यह स्थिति मुख्यतः कृषि क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर शब्द। बुल मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार ऊपर जाता है और बियर मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार नीचे गिरता है। भारत का प्रमुख शेयर बाजार है BSE जिसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक
स्टॉक एक्सचेंज है। तो बुल एंड बियर शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित हैं। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था और सबसे अधिक किसका था, यह भी बता दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।